नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो हम लोगों ने मॉक टेस्ट शुरू किया था, उसमें आज ये दूसरा मॉक टेस्ट है और जल्दी ही प्रयास ये है कि इसको हम डेली बेसिस पे ले आएं। जैसे ही सामान्य हिंदी का पोर्शन खत्म हो जाएगा, इसको हम डेली कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने जो है इसके लिए रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस मॉक टेस्ट को जरूर देखा करें, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिन परिस्थितियों में हम लोग गुजर रहे हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन में डेली एक मॉक टेस्ट लाना जो है बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है हम लोग के लिए। उसके बावजूद जो है अगर आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हम निश्चित रूप से जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आरओ की परीक्षा जरूर टल गई है, लेकिन ये जो समय मिला है आप इसका जो है सदुपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी तैयारी को और अच्छा स्वरूप देने के लिए और संपूर्ण तैयारी करने के लिए हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल फुल टेस्ट 11 होंगे, करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट होंगे। इस प्रकार टोटल 20 टेस्ट होंगे। सभी की आपको पीडीएफ दी जाएगी। वो पीडीएफ पूरी व्याख्यात्मक हल सहित रहेगी। उसमें हर प्रश्न के नीचे व्याख्या में उस संबंधित टॉपिक से रिलेटेड पूरे नोट्स रहेंगे, जिससे कि वो कवर हो सके। ये पीडीएफ किस तरह की होगी, इसको देखने के लिए आप जो है हमारा फ्री डेमो टेस्ट का पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लें। उसके लिए आपको ज्वाइन आरओ लिखकर 9506742546 पर मैसेज करना होगा, या आप कॉल करके भी मांग सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में भी उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपके सामने है हिंदी से, सागर में लगने वाली आग। तो इसके लिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दावानल। और दूसरा ऑप्शन क्या है, जंगल में लगने वाली आग। उसके सामने क्या लिखा है, उसका सुमेलन बड़वानल। तो आपको ये बताना है कि क्या दोनों सही हैं या एक ही सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो सागर में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, बड़वानल कहते हैं, और जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। इस प्रकार दोनों ही जो हमारे सामने सुमेलन थे वो दोनों ही गलत हैं। इस प्रकार से कोई भी इनमें सही नहीं है। तो सागर में लगने वाली आग को बड़वानल और जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। और कभी कभी पेट में लगने वाली आग को जठरानल या जठराग्नि कहते हैं। ये भी जो है पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ आपके सामने, वाक्यांश दिए हुए हैं और उनके लिए एक शब्द दिए हुए हैं। तो आपको इसमें से देखना है, एक एक करके देखते हैं। जो आसानी से झुकाया जा सके, उसके लिए निरापद बिल्कुल गलत है। जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो, उसके लिए निरीह सही है। जो स्त्री के पति पुत्र दोनों हो, यानी जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों ही, उसको पुरंद्र कहते हैं। और जमानत करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है, प्रतिभूत। तो ये बी सी डी तीनों ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन गलत है। अब ए जो गलत ऑप्शन है उसके लिए सही शब्द क्या होना चाहिए, जो आसानी से झुकाया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, नमनीय कहते हैं। और निरापद जो वहां पर दिया था, निरापद का क्या अर्थ होता है, जहां किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो, उसको हम निरापद कहते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, ध्यान से पढ़िए और उसका समझ के उत्तर दीजिएगा। कृत्रिम शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो आपके सामने ऑप्शन है प्रकृत, नैसर्गिक, स्वाभाविक, या इन तीनों में से तीनों ही, यानी सभी। तो आप समझ सकते हैं कृत्रिम का जो है नैसर्गिक तो होता ही है, स्वाभाविक भी होता है और प्रकृत भी होता है, यानी नेचुरल। तो इनमें से सही क्या होगा, इनमें से तीनों ही यहां पर सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म अशुद्ध है। तो वो अशुद्ध युग्म कौन सा है, उसको हमको छांटना है। छली का क्या विलोम होगा, निष्कपटी, बिल्कुल सही लग रहा है। करुणा का विलोम निष्ठुरता होगा। दाता यानी देने वाला, और याचक यानी मांगने वाला, तो सी ऑप्शन भी सही है। पुष्ट का विलोम दुष्ट नहीं होना चाहिए। पुष्ट का विलोम क्या होगा, पुष्ट का विलोम क्षीण होगा। इस प्रकार से डी ऑप्शन जो है यहां पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, कलापी, शिखंडी और ध्वजी, ये तीनों ही एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। तो वो कौन सा शब्द है वो हमको इस प्रश्न में बताना है। आपके सामने है ऑप्शन यम, ध्वजा, मोर और ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कलापी, शिखंडी तथा ध्वजी जो है
मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। और महत्वपूर्ण पर्यायवाची यहीं पर देख लेते हैं। मोर के जो अन्य पर्यायवाची हैं, मयूर, केकी, सिखी, बहिर, नीलकंठ, भुजगारी, सारंग, हरि, शिवसुत और वाहन। ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द विप्र, भूषूर, द्विज, महिषुर, भूदेव। यम के पर्यायवाची शब्द सूर्यपुत्र, अंतक, जीवनपति, धर्मराज, कीनास, समन, कतांत, काल, जीवनेश, मृत्युपतु, यामुना भ्राता, यमराज, राध्यदेव और दंडधर। ध्वजा यानी जो झंडा होता है उसके पर्यायवाची शब्द तो झंडा, पताका, निशान और केतु। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। द्विज तथा द्विज दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग है, इनके पर्यायवाची अलग हैं। तो ये क्रमशः किसके पर्यायवाची हैं? द्विज तथा द्विज। तो द्विज जो होता है ये किसका पर्यायवाची होता है? सर्प या सांप का पर्यायवाची होता है। और द्विज जो होता है ये ब्राह्मण के लिए होता है। तो पहला ही ऑप्शन यानी ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। सर्प के अन्य पर्यायवाची अहि, भुजंग, मणिधर, विषधर, व्याल, फड़ी, उरग, पन्नग, नाग, सांप, द्विज और सरीसृप। ये सभी क्या है? सांप के पर्यायवाची हैं। ब्राह्मण के पर्यायवाची विप्र, द्विज, भूसुर, भूदेव और महिषुर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव है? यानी इनमें से 3 शब्द जो है तत्सम दिए हुए हैं और एक शब्द तद्भव है जिसके बारे में आपको पता लगाना है। तो अज्ञान शब्द क्या है? तत्सम है। आलस्य शब्द ये भी तत्सम है। आभीर शब्द भी तत्सम है। लेकिन अशीष जो लिखा है ये क्या है? ये तद्भव शब्द है। अब अशीष का जो है तत्सम क्या होता है? आशीष होता है। शेष सभी तत्सम शब्द हैं और उनके तद्भव क्या होंगे? तो आभीर जो है उसका तद्भव क्या होगा? अहीर होगा। आलस्य का आलस होगा और अज्ञान का अजान होगा। तो ये तत्सम और तद्भव प्रायः पूछे जाते हैं एग्जाम में। देवर का तत्सम रूप इसमें से क्या है? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है घुमा फिरा के। तो देवर का आपके सामने 4 विकल्प हैं, इनमें से तत्सम रूप चुनना है। तो इसका सबसे सही तत्सम रूप क्या है? द्विवर। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यानी जो है वर्तनी व्याकरण की दृष्टि से वो सही लिखा हुआ है। एक एक को देखते हैं। संवाद बिल्कुल गलत लिखा है। संवाद कैसे लिखा जाता है? संवाद इस प्रकार लिखा जाता है। उज्ज्वल कई बार पूछा जा चुका है, ये भी गलत लिखा है। उज्ज्वल जो है शुद्ध रूप में इस तरह से लिखा जाएगा। उल्लंघन, उल्लंघन में इस तरह से उल्लंघन लिखा जाता है। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। दृढ़ व्रत, इसकी वर्तनी अपने आप में शुद्ध है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। संवाद, उज्ज्वल और उल्लंघन इनके सही वर्तनी रूप यहाँ पर दिए हुए हैं। अगला वाक्य, इसमें से हमको एक शुद्ध वाक्य को चुनना है कि कौन सा वाक्य जो है इनमें से शुद्ध है। एक एक को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रमुख प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो आप देख सकते हैं प्रमुख भी लिखा हुआ है, प्रथम भी लिखा हुआ है। तो ये दोनों जो है एक साथ संभव नहीं है, इसलिए ये वाक्य जो है निश्चित रूप से गलत है। कुमारी विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएंगी। यहाँ पर क्या गलती आपको दिख रही है? कुमारी शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर पति के साथ जाना है, यानी क्या है? वो विवाहिता स्त्री हैं। तो कुमारी शब्द का यहाँ पर प्रयोग अनुचित है, यानी बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला ऑप्शन, हमारी भाषा की दुर्दशा देखकर मैंने उसके निराकरण का उपाय सोचा। तो हमारी शब्द का प्रयोग जो है नहीं किया जा सकता है और उसके बाद जो है देखकर की जगह देकर होना चाहिए, देखकर। और निराकरण भी जो है यहाँ पर गलत है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अगला, तुम्हारी बातों से मालूम हो जाएगा कि तुम बहुत योग्य हो। तो ये जो है यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब जो गलत वाक्य थे उनके सही रूप क्या होंगे? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। श्रीमती, कुमारी की जगह श्रीमती लग जाएगा। विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएंगी। अगला वाक्य क्या है? हमारी भाषा की दुर्दशा। तो यहाँ पर हमारी शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। देखकर लिखा है, ये भी गलत है। मैंने उसके निराकरण का उपाय सोचा। इस प्रकार सी ऑप्शन भी जो है अशुद्ध है। तुम्हारी बातों से मालूम हो जाएगा कि तुम बहुत योग्य हो।
तो ये जो है बिल्कुल सही वाक्य है वर्तनी के अनुसार। अब जो शब्द गलत लिखे थे, जो वाक्य गलत लिखे थे, उनका शुद्ध रूप क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर जो प्रमुख लिखा हुआ था वो हटा दिया गया है। श्रीमती शब्द आ जाएगा कुमारी की जगह। श्रीमती विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएंगी। और हमारी की जगह अपनी भाषा की दुर्दशा देखकर मैंने उसके निराकरण का उपाय सोचा। अगला प्रश्न देखते हैं, रोमांच। रोमांच शब्द का विशेषण क्या है? यानी रोमांच क्या है? एक विशेष शब्द है। अब इसको हमको विशेषण में परिवर्तित करना है, तो रोमांच का विशेषण क्या होगा? रोमांचक हो जाएगा और रोमांचित भी होगा। दोनों ही जो है इसके विशेषण शब्द होंगे। इस प्रकार सी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न, रेखांकित शब्द किस प्रकार का विशेषण है? यानी हमको इसमें विशेषण के प्रकार को बताना है। तीनों लड़के कहाँ जा रहे हैं? तो तीनों शब्द क्या है? ये सभी जो है संख्यावाचक विशेषण में तो आएंगे ही, लेकिन संख्यावाचक के अंदर भी इसका जो है क्या प्रकार है, हमको इस प्रश्न में ये बताना है। तो तीनों शब्द क्या जो है बताता है? समुदाय का बोध कराता है, इसलिए क्या है? समुदाय बोधक विशेषण का उदाहरण है। समुदाय बोधक विशेषण संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे तीनों लड़के, सातों बच्चे, दोनों भाई। अन्य प्रकार क्या है? जैसे गणना बोधक, ये विशेषण वस्तुओं की गणना बतलाता है, जैसे 5 सेब, 10 अमरूद। क्रम बोधक में यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है, जैसे पहला बच्चा, दूसरी लड़की, तृतीय श्रेणी। आवृत्ति बोधक, यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात बताता है, जैसे चौगुना धन, 100 गुना दिमाग। तो ये सभी जो है अन्य विकल्प में जो है विशेषण के प्रकार दिए थे। अगला प्रश्न, अब जीएस का स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो सबसे पहले आपके सामने दो सूची हैं, एक तरफ जो है कुछ कृतियां हैं, पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ जो है उनके लेखक हैं। तो इसमें हमको जो है क्रम देखना है कि कौन सा क्रम सही है। तो एक एक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पुस्तक कौन सी है? तरकीके हिंद। तो इसके जो है रचनाकार कौन है? अल बरूनी। बी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इससे सुमेलित हो जाएगा, तरकीके हिंद, अल बरूनी। दूसरा क्या है? तबकाए नासिरी। तो ये लिखी थी मिनहाज उस सिराज ने। तीसरा क्या है? फुतूह उस सलातीन। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? मालिक इसामी के द्वारा। और तारीखे यामनी ये लिखी थी उतबी ने। ये सभी जो है मुगल कालीन और यात्रियों के जो है पुस्तकें हैं। तो ये सही सुमेलन आपके सामने है, एक बार इसको और मिला लीजिए। तरकीके हिंद, अल बरूनी, तबकाए नासिरी, मिनहाज उस सिराज, फुतूह उस सलातीन, मालिक इसामी और तारीखे यामनी उतबी। अगला प्रश्न, कौन सा खेल खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी? तो बहुत ही प्रसिद्ध है ये घटना, आपने निश्चित रूप से इसको पढ़ा होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान, जो पोलो के जैसा एक खेल था, घोड़े पे बैठ के खेलते थे, तो उसकी मृत्यु जो है ये खेलते समय हुई थी। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। अगला प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में कौन सी योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई? यानी कौन कौन सी योग्यताएं जो है भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए वर्णित नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, वह मूल रूप से भारत का नागरिक हो। तो ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं लिखा हुआ है कि वह मूल रूप से भारत का नागरिक हो। उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हुई हो, ये शर्त जो है संविधान में दी हुई है। किसी लाभ के पद पर ना हो, ये भी शर्त दी हुई है। राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसी भी कोई बाध्यकारी शर्त जो है संविधान में नहीं लिखी गई। यानी 2 और 3 सही है और 1 और 4 जो है सही नहीं है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब इसके बारे में स्पष्टीकरण देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। संविधान अनुच्छेद के 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, संसद के किसी सदन या राज्य विधानसभा
मंडल का सदस्य ना हो और वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ना कि वो सदस्य हो अनिवार्य रूप से। उसके लिए योग्य होना चाहिए, लेकिन सदस्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो कथन 1 और 4 गलत थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद पर चुने जाने वाला व्यक्ति मूल रूप से भारत का नागरिक हो, ऐसा प्रावधान संविधान में कहीं नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाला सदस्य राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ना कि वह सदस्य हो। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत व मूल अधिकार क्रमशः किस देश से लिए गए हैं? कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो किन देशों से क्या जो है अवधारणाएं ग्रहित की गई हैं भारतीय संविधान में, उसका सुमेलन करना रहता है हमको। तो यहाँ पर पूछा गया है नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकार। तो नीति निर्देशक सिद्धांत आप जानते हैं आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था। तो सारे ही ऑप्शन में आयरलैंड यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं मूल अधिकार की। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस तरह से क्रमशः हमें पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। इनका वर्णन संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोलर सेल, ट्यूबलाइट, माइक्रोफोन और सितार। तो यांत्रिक ऊर्जा इनमें से कहाँ उत्पन्न होगी? सितार में उत्पन्न होगी, और सितार से ही ध्वनि ऊर्जा में वो बदल जाती है, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अन्य में क्या परिवर्तन होता है? सोलर सेल को लेते हैं तो सोलर सेल में सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा कहाँ बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है, और माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। अगला प्रश्न, सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है? उन सारी घटनाओं को देखते हैं। उस पर कोई बल कार्य करता है? बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई नहीं है। उसका वेग न्यूनतम होता है? ऐसा भी नहीं है। उसका त्वरण शून्य हो जाता है? तो केवल 2 जो है, कथन 2 इसमें से सही होगा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? सी, केवल 2। सरल आवर्त गति के बारे में जानते हैं, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य हो जाता है, वेग उसका अधिकतम होता है उस समय, और गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो शून्य होती है। अगला प्रश्न, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो बहुत ही फेमस नियम है, आप सभी ने पढ़ा होगा। हो सकता है आपको अभी याद ना हो, लेकिन हाई स्कूल में, इंटर में जो है ये साइंस में पढ़ाया जाता है। तो इस नियम को क्या कहते हैं? बॉयल का नियम कहते हैं। बी ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। अन्य विकल्प जो दिए थे जैसे कि चार्ल्स का नियम, तो चार्ल्स का नियम क्या कहता है? स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। परम ताप क्या होता है? परम ताप को हम टी से, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, 273 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड। अवगाद्रो का नियम भी फेमस है, समान ताप पर और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। और ग्राहम का जो गैसीय विसरण का नियम है वो क्या है? नियत ताप पर एवं दाब पर गैसों के विसरण की आपेक्षिक गतियां उसके घनत्वों एवं अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगला प्रश्न, डेंड्रोलॉजी क्या है? तो डेंड्रोलॉजी एक विज्ञान की शाखा है। इसमें क्या अध्ययन करते हैं? इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है? वो आपको चारों विकल्पों में से चुनना है। तो डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अन्य विकल्प जो दिए हैं उन पे विचार करते हैं। कीटों का अध्ययन हम किस शाखा में करते हैं? एंटोमोलॉजी में। सांपों का अध्ययन, सर्पों का, ओफियोलॉजी कहलाता है। और जो छिपकलियों का अध्ययन होता है उसको हम सौरोलॉजी में करते हैं। रुपए का जो ये चिन्ह है, इसके लिए चयनित चिन्ह की रचना किस संस्था के छात्र उदय कुमार ने की थी? यानी उदय कुमार जो है एक IITian थे,
उन्होंने रुपए का सिंबल बनाया था, जो आज जो है आधिकारिक रूप से भारत में रुपए का सिंबल माना जाता है। तो वो किस आईआईटी संस्था से थे, कौन सी आईआईटी के छात्र थे वो? तो इसका सही उत्तर क्या है? उदय कुमार आईआईटी मुंबई के छात्र थे। देवनागरी के रा व रोमन अक्षर से मिलते जुलते प्रतीक को प्रतीक स्वरूप में मिलाकर स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से भारत अपने रुपए का अलग पहचान रखने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। शेष 4 देश क्या हैं? अमेरिकन डॉलर, अमेरिकन डॉलर का चिन्ह आप जानते हैं इस तरह से होता है। ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरोपी में जो यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है यूरो, इन सभी के जो है पहले से इस प्रकार के अपने अपने प्रतीक चिन्ह थे अपने अपने करेंसी के लिए। अगला प्रश्न, भारत के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक यानी बीएसई सेंसेक्स का आधार वर्ष बेस ईयर क्या है? तो बीएसई का जो है सेंसेक्स का आधार वर्ष क्या है? 1978-79, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। बीएसई सेंसेक्स मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है, इसका आधार वर्ष 1978-79 है तथा आधार मूल्य जो है 100 सूचकांक बिंदु है। यह प्रायः चिन्हांकन 1978-79 इज इक्वल टू 100 से इंगित किया जाता है। भारत के अन्य प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक बीएसई 200 है, डॉलेक्स है, एनएससी 50 है। अगला प्रश्न, 2 जून 2014 को अस्तित्व में आए तेलंगाना राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। इसके पहले राज्यपाल कौन थे ये हमको बताना है। तो इसके पहले राज्यपाल थे ESL नरसिम्हन, बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। जब इसका गठन हुआ था तब ये भारत का 29वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को। इसके प्रथम राज्यपाल ESL नरसिम्हन तथा प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव थे। तेलंगाना की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन, और ये तेलंगाना की पहली महिला राज्यपाल भी बन गई हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद वर्तमान में भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28। तो भारत में 28 राज्य हैं और अब जो है दमन दीव और सबको मिला के जो है कुल जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। तेलंगाना राज्य की सीमा रेखा दक्षिण एवं पूर्व में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में कर्नाटक, उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र तथा उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ से लगती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो 4 बंदरगाह दिए गए हैं, इनमें से पूर्वी और पश्चिमी को आपको अलग अलग देखना है। तो पूर्वी तट वाले कौन से हैं? एन्नौर और पारादीप। तो पश्चिमी के कौन से बचे? नुआहासोपा और मार्मागोवा, यानी हमारा ऑप्शन 3 और 4, सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। अब हम देखते हैं पूर्वी और पश्चिमी तट के अलग अलग बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो नुआहासोपा बंदरगाह कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, ये भी पता होना चाहिए। और मार्मगोवा जो है ये गोवा में है और ये दोनों ही पश्चिमी तट पर स्थित हैं। पूर्वी तट पर पारादीप है जिसकी स्थिति कहाँ है? उड़ीसा में है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तूतीकोरिन और एन्नौर कहाँ है? तमिलनाडु में है। पश्चिमी तट पर कांडला गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, मार्मागोवा गोवा में है, मंगलुरु कर्नाटका में है, कोच्चि जो है केरला में है और नुआहाशोवा जो है ये महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, अस्त्र मध्यम दूरी का एक प्रक्षेपास्त्र है लेकिन इसकी जो मार करने की तरीका है वो क्या है? वो सतह से सतह में मार करता है या हवा से सतह या हवा से हवा या सतह से हवा, ये हमको बताना है। तो ये जो है कौन सा प्रक्षेपास्त्र है? ये हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर तक की है। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रमुख मुख्यालय कहाँ पर है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है अमेरिका की कंपनी है और इसका मुख्यालय कहाँ है? रेडमॉन्ड अमेरिका में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अन्य भी बहुत सारी फेमस कंपनियां हैं जिनके मुख्यालय पूछ लिए जाते हैं। एडोब सिस्टम्स ये कैलिफोर्निया में है। हेलवेट पैकर्ड पोल्टो आल्टो में है। IBM का अरमांक अमेरिका में है, ये सभी अमेरिका में है। डेल का राउंड रॉक में है। एप्पल इंक का कुपर्टिनो में, इंटेल का सेंटा क्लारा, कोडक का रोचेस्टर,
गूगल का माउंटेन व्यू अमेरिका में है, याहू का सन्नीवेल अमेरिका में है। अगला प्रश्न, बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से किस एक के और ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो महेंद्र सिंह धोनी जो है ये रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये अन्य किस कंपनी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं? इनमें से स्निकर्स चॉकलेट के, यानी डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। महेंद्र सिंह धोनी स्निकर्स चॉकलेट, नेटमेट्स, ड्रीम 11, सुमाधुरा समूह, इंडिगो पेंट के जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। अन्य विकल्पों विचार करते हैं। रेनॉल्ट इंडिया, इसके कौन है? रणवीर कपूर। पीएनबी के यानी पंजाब नेशनल बैंक के विराट कोहली। उबर इंडिया के विराट कोहली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हरियाणा राज्य की नहीं है? तो लगभग जो है इनमें से 3 योजनाएं जो है हरियाणा की हैं। जल ही जीवन है, गोबर्धन और मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना, ये तीनों ही हरियाणा की हैं। इस प्रकार अटल आयुष्मान योजना जो है ये हरियाणा की नहीं है। ये कहाँ की योजना है? ये उत्तराखंड राज्य की योजना है। अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने हेतु विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको WMO भी कहते हैं, तो मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हमको इस प्रश्न में बताना है। तो WMO की स्थापना 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न और आज के इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न, गुदई महाराज व किशन महाराज दोनों जो है भारत प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो ये किस विधा से, किस वाद्यंत्र से संबंधित हैं? ये हमको जो है इस प्रश्न में बताना है। 4 ऑप्शन है, तबला, सितार, वायलिन, पखावाज। इस तरह के प्रश्न जो है आर्ट एंड कल्चर में प्रायः पूछे जाते हैं। तो गुदई महाराज व किशन महाराज ये दोनों ही जो है प्रसिद्ध तबला वादक हैं। अन्य कुछ जो है कलाकारों के बारे में भी जान लेते हैं। लतीफ खां, जाकिर हुसैन, फैयाज खां, अल्लाह रखा खां, सुखविंदर सिंह, ये सभी क्या है? भारत के प्रमुख तबला वादक हैं। सितार वादक पंडित रविशंकर, विलायत खां, साहिद परवेज, भुजादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, बंदे हसन, उमाशंकर मिश्रा। वायलिन वादक प्रमुख कौन कौन से हैं? डॉक्टर N राजन, TN कृष्णन, विष्णु गोविंद जोग, कुनकैडी वैद्यनाथन, संगीता राजन, L सुब्रमण्यम। प्रमुख पखावज वादक छत्रपति सिंह, उस्ताद रहमान खां और गोपाल दास। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विशेषकर आरओ को ध्यान में रख के बनाए गए हैं उनको देखें। अब आपने कितना स्कोर किया इन 30 में, ईमानदारी से उत्तर दीजिए और इस वीडियो को रिवाइज जरूर करिएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको व्याख्या में बताता हूं उनसे और भी प्रश्न बन सकते हैं। वो सभी फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।